मॉस्को में संक्षेप में कहूँ तो तबाही है। सच में पेट्रोन को लेकर तबाही मची है। अगला ये तीसरी चुनौती है जो हमारे देश के क्षेत्रों के असमान विकास से जुड़ी है। यहां भी यह एक स्पष्ट समस्या है। हर रूसी, हालांकि इर्कुत्स्क बड़ी राजनीति से दूर है, वहाँ बहुत तेल है। मुझे जानना है कि हमारा पेट्रोल कहाँ गया। क्या आप उसे राजनीति में ले गए? बेजू राजनीति में नहीं रुचि रखते। अब आप किस में रुचि रखते हैं? व्लादिमीर पुतिन ने सेना वापसी की घोषणा की है और रूसी स्टेट ड्यूमा रूसियों की जमा पूंजी व पेंशन युद्ध के लिए जब्त करने का कानून बना रही है। 28 जून की रात यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं ने एक साथ 2 रूसी तेल रिफाइनरियों पर हमला किया। क्रास्नोदार क्राय की स्लावियांस्क ना कुबानी रिफाइनरी में आग लगी है। यारोस्लाव क्षेत्र की दूसरी रिफाइनरी भी 700 किलोमीटर दूर जल रही है। कीव में पुष्टि की गई है कि ये हमले व्लादिमीर पुतिन को शांति के लिए मजबूर करने के 40 दिन के अभियान का हिस्सा हैं और ड्रोन हर दिन रूस की ओर भेजे जाएंगे। और अब ईंधन संकट और शेयर बाजार के गिरने की पृष्ठभूमि में रूसी अभिजात वर्ग में घबराहट बढ़ रही है, क्योंकि यहां तक कि मॉस्को में भी अब कार में पेट्रोल भरवाने के लिए घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ता है। क्रीमिया पिछले कई दिनों से आपातकालीन स्थिति में जी रहा है और इसी बीच व्लादिमीर पुतिन अब ज्यादा बार सार्वजनिक रूप से नजर आने लगे हैं ताकि किसी तरह रूसियों को शांत किया जा सके। आज व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन की सशस्त्र सेनाएं कथित तौर पर पूरे मोर्चे पर पीछे हट रही हैं और ये बड़े पैमाने पर हो रहा है, इसलिए यूक्रेन ने रूस के अंदर ही ठिकानों पर हमला करने का फैसला किया। ध्यान दें कि आज पुतिन अपनी पार्टी यूनाइटेड रशिया के समर्थन में बोले और कई दिलचस्प व जिज्ञासु बातें बताईं। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा कि रूस की नई अभिजात वर्ग वे हैं जिन्होंने यूक्रेन पर कब्जा और युद्ध किया है। जैसा अभिजात वर्ग वैसा देश। उन्होंने कहा रूस निर्णायक दौर में है, या तो शक्तिशाली रूस होगा या दुनिया नहीं बचेगी। वो परमाणु हथियारों की धमकी दे रहे थे। इसी बीच उस कुख्यात कब्जाधारी और कथित विशेष सैन्य अभियान का सैनिक अलेक्जेंडर लूनिन की किस्मत का भी पता चल गया, जिसने कुछ दिन पहले यूक्रेन को धमकी दी थी, मॉस्को में बगावत करने की बात कही थी और कहा था कि सेना पुतिन के खिलाफ हो जाएगी। पता चला कि उसके पास बस सुरक्षा बल वाले आ गए, उसके घर की तलाशी ली गई और उसे जेल में डाल दिया गया। माफ कीजिए। तो बस यही था रूसी सेना का सारा विद्रोह, डरावना और निर्दयी। इसी बीच यूरोप पूरी तरह से जाग चुका है। यूरोप में अमेरिका के साथ संबंधों को एक ऐसी असफल परिवार कहा गया है जिससे निकला नहीं जा सकता। और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने हर मामले में यूरोप की रणनीतिक स्वायत्तता की मांग की है। नाटो शिखर सम्मेलन से पहले पूर्वी यूरोप में रूस के हमले पर अमेरिका की प्रतिक्रिया को लेकर चिंता बढ़ रही है और अब पोलैंड और बाल्टिक देश ऐसे हालात के लिए तैयारी कर रहे हैं जहां अमेरिकी सेना रक्षा में शामिल नहीं हो सकती। और ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि बाल्टिक देशों में रूस के तथाकथित हरे आदमी दिखाई दे सकते हैं। मेरा नाम अलेक्सेई पिची है। आइए इन विषयों पर विस्तार से चर्चा करें, लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। तो चलिए रूस पर हुए हमलों की खबरों से शुरू करते हैं। 28 जून की रात यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं ने एक साथ 2 रूसी तेल रिफाइनरियों पर हमला किया। क्रास्नोदार क्षेत्र के स्लावियांस्क ना कुबानी में स्लावियांस्क ऑयल रिफाइनरी पर हमला हुआ। आग लगने की आधिकारिक जानकारी गवर्नर वेनियामिन कोंद्रातेव ने दी। मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये आधिकारिक सूचना है, आगे आपको वजह पता चलेगी। उनके अनुसार वहां बिजली की लाइन और गैस पाइप भी क्षतिग्रस्त हो गई थी। इसके अलावा ड्रोन के मलबे कई घरों पर गिरे, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। मॉनिटरिंग चैनलों ने रिफाइनरी पर घने धुएं की तस्वीरें जारी की हैं। नासा की उपग्रह सेवा ने भी बड़ी आग दर्ज की है। ये संयंत्र स्लावियांस्क एको कंपनी का है, जिसकी क्षमता सालाना 5 मिलियन टन से अधिक है और ये रूसी संघ के दक्षिणी संघीय जिले में लगभग 10% तेल रिफाइनिंग का योगदान देता है। ये संयंत्र कब्जाए गए क्रीमिया को भी ईंधन देता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने 300 किलोमीटर दूर स्लावियांस्क रिफाइनरी पर हमले की पुष्टि की है।
और इसके अलावा उन्होंने यारोस्लाव क्षेत्र में तेल रिफाइनरी को निशाना बनाए जाने की भी घोषणा की। यह सीमा से 700 किलोमीटर दूर है और इस हमले के बारे में रूसियों ने चुप्पी साध ली। मॉनिटरिंग चैनलों के अनुसार बात स्लवनेफ्ट यानोस रिफाइनरी की हो रही है, जिसकी क्षमता सालाना 15 मिलियन टन है। रूस की 5 सबसे बड़ी रिफाइनरियों में शामिल इस फैक्ट्री पर 22 तारीख को भी हमला हुआ था और अब यारोस्लाव्स्काय क्षेत्र के गवर्नर मिखाइल एवरायेव ने 28 जून की रात को क्षेत्र में ड्रोन खतरे की चेतावनी दी थी। फिर उन्होंने मॉस्को जाने वाले रास्ते पर यातायात बंद करने की चेतावनी दी। सीमाएं मॉस्कोव्स्की प्रोस्पेक्ट के उस हिस्से पर लागू थीं जो दक्षिण पश्चिमी रिंग रोड के चौराहे के पास है। तो वहीं पर एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है जहां स्लावनेफ्ट यानोस और स्पेक्टोर प्लस ऑयल डिपो स्थित हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी बल रूस की युद्ध क्षमता कमजोर करने के अभियान जारी रखे हैं। मैं उनका उद्धरण प्रस्तुत करता हूं। हमारा हर लंबी दूरी का हमला रूसी युद्ध मशीन को चलाने वाले संसाधनों को घटाता है और शांति की ओर एक और कदम है। इसी संदर्भ में वॉशिंगटन पोस्ट ने आज उल्लेख किया कि यूक्रेन ने रूस के अंदर गहराई तक हमले तेज कर दिए हैं और ये सब ईंधन संकट की पृष्ठभूमि में हो रहा है। और जो महत्वपूर्ण है वो है गिरावट, शेयर बाजार की गिरावट। रूसी अभिजात वर्ग में घबराहट बढ़ रही है। बात यह है कि सिर्फ एक हफ्ते में ही यूक्रेनी ड्रोन ने पूरे रूस में तेल से जुड़े ठिकानों पर हमले किए हैं। वोरोनेज की माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री जो बैलिस्टिक मिसाइलों के पुर्जे बनाती है, और साथ ही तुला में केमिकल फैक्ट्री पर भी जो गोला बारूद बनाने के लिए बहुत अहम है। क्रीमिया में हमलों के बाद पूरे प्रायद्वीप में बिजली काट दी गई। ईंधन बिक्री बंद कर आपातकाल घोषित किया गया। ये सब एक हफ्ते में हुआ। यह पता चला है कि रूस में 15 से 21 जून के बीच एक हफ्ते में पेट्रोल का उत्पादन 25% गिर गया। दर्जनों क्षेत्रों ने तुरंत पेट्रोल बिक्री के लिए कूपन लागू कर दिए और अगले हफ्ते यानी 21 से 28 जून के बीच स्थिति और भी ज्यादा खराब हो गई। और इसी वजह से पुतिन ने ईंधन संकट के कारण आपातकालीन बैठक भी बुलाई। मॉस्को की मुख्य तेल रिफाइनरी कपोतन में स्थित एनपीजेड पिछले हफ्ते हमले के बाद अगले साल तक अपना कामकाज रोक चुकी है। आखिरकार पूरे रूस में पेट्रोल की कमी के कारण पेट्रोल पंपों पर भारी कतारें लग गई हैं और अब इसे छुपाना या सिर्फ खोखला हंगामा बताना मुमकिन नहीं रह गया है। एक हफ्ते पहले रूसी अधिकारियों ने कहा था कि पेट्रोल की कोई कमी नहीं है। पेट्रोल पंपों पर जो लाइनें आप देख रहे हैं, कहा जा रहा था कि वे बस बढ़ा चढ़ाकर पैदा किया गया हंगामा और बेबुनियाद घबराहट हैं। अब पूरे देश में पेट्रोल पंपों पर सीधी लाइनें लगी हैं, इसलिए ऐसा कहना मुमकिन नहीं। और आगे मैं आपको रूसियों के कुछ वीडियोस दिखाऊंगा जिनमें वे ईंधन की कमी और लंबी लंबी लाइनों की शिकायत कर रहे हैं। अब इंटरनेट पर ऐसे हजारों वीडियो है, इसलिए इस समस्या को छुपाना नामुमकिन है। मुझे कोई गंध नहीं आ रही है, शायद मैंने देखा था। डेढ़ दिन से मैं यहाँ उगदान में स्थित रोसनेफ्ट पर खड़ी हूँ। असल में पेट्रोल पंप तक पहुँच ही नहीं पाई क्योंकि ठीक मोड़ से पहले हमारे सामने लाइन रुक गई। हम घर नहीं गए क्योंकि अब जिद थी कि खाली टैंक के साथ एक दिन लाइन में खड़े रहें। हमने तय कर लिया था कि यहीं रात बिताएंगे और सुबह सबसे पहले पेट्रोल भरवाएंगे। लाइन तो कम हो ही नहीं रही थी, बस वैसी ही थी। मुझे लगता है शायद वो और भी कम हो रही है। 5 पेट्रोल पंपों पर गई थी, 5। अभी शनिवार है, रात के 12 बजे। पहले मैं इस समय कहीं क्लब में डांस करती थी, अब देखो ये तो बस कतार पागल कर देने वाली है। वहाँ लोग 4-4 घंटे लाइन में खड़े रहते हैं। पेट्रोल नहीं आया है, लोग इंतजार में खड़े हैं कि पेट्रोल पंप कब खुलेगा। यार इसका तो कोई अंत ही नहीं दिख रहा, कमाल है। पेट्रोल नहीं है, 92 नंबर, 90 रुपए 90 पैसे। और मैं बस टकरा जाऊंगी। वाह, मेरे पास पूरे 30 लीटर पेट्रोल है, 95 नंबर का, जो कहीं भी नहीं है। 8 में से किसी भी पेट्रोल पंप पर नहीं और 9वें पर मुझे किस्मत से मिल गया।
वाह, सच कहूं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि कलिनिंग्राद को ऐसी समस्या का सामना करना पड़ेगा। ये तो पूरी तरह से बुरा सपना है। कल मैं बोल्टनेफ्ट पर पेट्रोल भरवा रहा था तो उन्होंने कहा, अरे हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, इसकी कोई चिंता नहीं है। लो अब देख लो, आज शहर में बोल्टनेफ्ट पर सिर्फ डीजल है, बाकी कुछ नहीं। और मैं बस टकरा जाऊंगी। वाह, मेरे पास पूरे 30 लीटर पेट्रोल है, 95 नंबर का, जो कहीं भी नहीं मिल रहा। 8 पेट्रोल पंपों में से किसी पर भी नहीं, और 9वें पर मुझे किस्मत से मिल गया। वाह, हाँ, मॉस्को में मतलब पूरी तरह से तबाही है। वाकई पेट्रोल की स्थिति भयावह है। मैं रात के 12 बजे से यहाँ हूँ, अभी 12:30 बजे। हाँ, आधा घंटा मैंने पेट्रोल पंप की लाइन में खड़े होकर बिता दिया, 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा। अभी पंप वाला आया है स्टेशन से लाइन में और कहता है कि पेट्रोल खत्म हो गया, यहाँ से चले जाओ। पूरी तरह की अनिश्चितता की स्थिति है। वॉशिंगटन पोस्ट पूर्व रूसी वित्तीय अधिकारी के हवाले से कहता है, ऐसा महसूस होता है कि कोई रास्ता नहीं है। वो ये बात ऐसे समय में कह रहे हैं जब रूस का शेयर बाजार जून की शुरुआत से ही 13% से ज्यादा गिर चुका है। और अब ध्यान दीजिए, ये सितंबर 2022 के बाद सबसे बड़ी गिरावट है, जब यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं ने खार्किव क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा जंगली रूसी बहादुरों के चंगुल से छुड़ा लिया था। यानी शेयर बाजार यूक्रेनी हमलों के नतीजों को अच्छी तरह देख रहा है, चाहे पुतिन उनके असर को कितना भी कम क्यों ना बताए। और शुरुआती जानकारी के मुताबिक रूसी तेल की कीमत भी उन स्तरों तक गिर गई है जो अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू होने से पहले नहीं देखी गई थी। अभी 1 बैरल रूसी तेल की कीमत लगभग $50 है। मई के अंत तक संघीय बजट का घाटा 6 ट्रिलियन रूबल तक पहुंच गया है। ये 1 साल पहले की तुलना में दोगुना है और पहले ही पूरे 2026 के लिए तय सीमा को पार कर चुका है। और ये जून के हमलों से पहले की बात है। रूसी संघ का बजट चरमरा रहा है, घाटा बहुत बड़ा है और राष्ट्रीय कल्याण कोष लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ये वही अरबों दर्जनों अरब डॉलर हैं जिन्हें पुतिन ने बचत के तौर पर जमा किया था। रूस की कम्युनिस्ट पार्टी के नेता गेनादी जेलेंस्की जुगानोव ने नागरिकों और व्यवसायों के बैंक खातों से 130 ट्रिलियन रूबल जुटाने की सार्वजनिक अपील की। हाँ, आपने सही सुना, रूसी अधिकारी बस रूसियों की जमा पूंजी देश के भले के लिए लेना चाहते हैं। मतलब तर्क बिल्कुल सीधा है, अगर आपके पास जमा खाते में पैसे पड़े हैं तो इसका मतलब है कि आपको उनकी बहुत जरूरत नहीं है। अगर आपको इन पैसों की जरूरत होती तो शायद आपने इन्हें निकाल लिया होता। अगर पैसे खाते में हैं तो इसका मतलब है कि आपको इनकी जरूरत नहीं है और मातृभूमि के भले और यूक्रेन के खिलाफ युद्ध जारी रखने के नाम पर इन्हें बस जब्त किया जा सकता है। लेकिन यह भी सब कुछ नहीं है। इसके अलावा यह भी पता चला है कि रूसी संघ के वित्त मंत्रालय निजी फंडों में 40 अरब डॉलर की पेंशन बचत तक संभावित पहुंच के बारे में एक विधेयक तैयार कर रहा है। यानी रूसी सरकार किसी भी तरीके से पैसे लेने की कोशिश कर सकती है। और अब सोचने की बात है, क्या अपने पैसे अभी निकाल लेना चाहिए जब तक देर ना हो जाए और रूस से कहीं दूर चले जाना चाहिए? इसी संदर्भ में द टाइम्स लिखता है कि क्रीमिया की स्थिति व्लादिमीर पुतिन को और तनाव बढ़ाने के लिए मजबूर कर सकती है। क्रीमिया में यूक्रेनी हमलों के कारण लॉजिस्टिक्स और ऊर्जा ठिकानों पर आपातकाल घोषित किया गया है। पिछले कुछ दिनों में यूक्रेनी ड्रोन और मिसाइलें सड़कों, रेलवे लाइनों और उन पुलों पर हमले कर रही हैं जो क्रीमिया को रूस के मुख्य भूभाग से जोड़ते हैं। साथ ही ऊर्जा से जुड़े ठिकानों और ईंधन अवसंरचना पर भी हमलों की खबरें आ रही हैं। फेरी बोट्स पर भी हमले हुए हैं, कुछ मार्गों को बंद कर दिया गया है और कुछ हिस्सों में परिवहन अवसंरचना को नुकसान पहुंचने की पुष्टि हुई है। कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति में बाधाएं देखी गईं और आम नागरिकों के लिए ईंधन की आपूर्ति रोक दी गई। मैं फिर याद दिला दूं, कई दिनों से क्रीमिया में आम रूसी या क्रीमियाई को पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं मिल रहा, वहां पेट्रोल नहीं है। क्रीमिया व्लादिमीर पुतिन के लिए खास है क्योंकि ये काला सागर बेड़े का रणनीतिक अड्डा और उनकी राजनीतिक विरासत का प्रतीकात्मक हिस्सा है। अगर क्रीमिया हटा दें तो प्लियाशेवोय चमो व्लादिमीर पुतिन क्या विरासत छोड़ते हैं? शून्य, कुछ भी नहीं, सिर्फ उन युद्धों को छोड़कर जो वे दुनिया भर में करते रहे।
और फिर प्रायद्वीप के अधिग्रहण के बाद रूस में बड़े पैमाने पर सामाजिक उत्साह देखा गया। ये सामूहिक पागलपन, ये क्रीमिया हमारा है, हुर्रे, ये सारी बकवास। और द टाइम्स के प्रकाशन में माना गया है कि ये जोखिम है कि कीव की रणनीति मॉस्को की ओर से तनाव बढ़ा सकती है। प्रकाशन रूसी अभिजात वर्ग में युद्ध के भविष्य पर दो दृष्टिकोण बताता है। एक दृष्टिकोण संघर्ष को फ्रीज करने का सुझाव देता है, जबकि दूसरा कट्टरपंथी दृष्टिकोण तनाव बढ़ाने और गंवार रूसियों की लामबंदी की मांग करता है। रूसी तानाशाह व्लादिमीर पुतिन अधिक सतर्क दृष्टिकोण अपना सकते हैं, लेकिन दबाव की स्थिति में वे अप्रत्याशित निर्णय लेने में सक्षम हैं। प्रकाशन निष्कर्ष निकालता है, अगर पुतिन को लगता है कि क्रीमिया के खोने से उनका पतन हो सकता है, तो वे बातचीत या दाव बढ़ाने दोनों का फैसला कर सकते हैं। हालांकि पुतिन को यह भी डर हो सकता है कि असंतुष्ट रूसियों की संख्या बढ़ जाएगी और उन्हें आखिरकार इसका सामना करना ही पड़ेगा। लेकिन फिलहाल वे इससे निपटने में सफल हो रहे हैं, यानी असंतुष्ट रूसियों से। रूसी कब्जाधारी अलेक्जेंडर लुनिन, जिन्होंने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सैन्य विद्रोह के खतरे की चेतावनी पर वीडियो संदेश भेजा था, यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में भाग लेने वाले सिर्फ 11 दिन के लिए गिरफ्तार किए गए। इस बारे में खुद उस कब्जाधारी लुनिन की पत्नी ने बताया। इससे पहले उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था जिसमें बताया था कि 27 जून की रात को उनके घर, जो वॉर्निश क्षेत्र के लिजिनोवका गांव में है, वहां तलाशी ली गई थी। उनके अनुसार रूसी सुरक्षा बलों और रूसी पुलिस ने कंप्यूटर उपकरण, फ्लैश ड्राइव, लैपटॉप और अन्य चीजें जब्त कर लीं। उस समय लुनिन खुद घर पर नहीं थे, क्योंकि एक दिन पहले ही वे मॉस्को चले गए थे और उसके बाद से संपर्क में नहीं आए, बस गायब हो गए। बाग्नुन की पत्नी ने वे सभी वीडियो हटा दिए जिनमें तलाशी और सुरक्षा बलों की बातें थीं। उन्होंने लिखा कि लुनिन जीवित और स्वस्थ हैं और सभी से अभी कोई टिप्पणी ना करने को कहा। वे अब तक सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं। तो संक्षेप में कहे तो इस विद्रोही लुनिन को, जिसे शायद उसकी लंबी जुबान की वजह से सबक सिखा दिया गया। मैं याद दिला दूं, 39 वर्षीय अलेक्जेंडर लुनिन ने 25 जून को पुतिन को संदेश भेजकर रूसी सशस्त्र बलों के सैनिकों पर कमांडरों की यातना और हिंसा का खुलासा किया था, क्योंकि उसने, उद्धरण के अनुसार, बेवकूफी भरे आत्मघाती आदेश मानने और कमाई देने से मना कर दिया था। लुनिन ने चेतावनी दी थी कि अगर पुतिन उनसे व्यक्तिगत रूप से नहीं मिलते और अगर उसे खुद को टेलीविजन पर लाइव प्रसारण में बोलने नहीं दिया गया, तो उद्धरण के अनुसार सेना अपना हथियार क्रेमलिन की ओर मोड़ देगी। मैं याद दिला दूं, 24 घंटों के भीतर लुनिन का वीडियो 12 मिलियन बार देखा गया था। लग रहा था बहुत हलचल मच गई है। अगले दिन क्रेमलिन ने कहा कि वे इस वीडियो संदेश के बारे में जानते हैं और जैसा कि पेस्कोव ने कहा, अभी तक उसे देखने का समय नहीं मिला है। और आज इसी लुनिन को बस कहने को गिरफ्तार कर लिया गया। वो गायब हो गया। जैसा मैंने कहा, शायद उसे चुपचाप उसी मशहूर चीज पर पिछवाड़े के बल बिठा दिया गया। और जैसा कि आप देख सकते हैं, रूसी सेना में कोई बगावत नहीं हुई। इसी बीच व्लादिमीर पुतिन ने इन कब्जा करने वालों को जल्दी से खुश करने का फैसला किया और उन्हें रूस की नई एलीट कहा। और उन्होंने आह्वान किया कि ऐसे सभी हालात बनाए जाएं ताकि रूसी संघ की सशस्त्र सेनाओं की कतारों से हत्यारे और लुटेरे मोर्चे से लौटने के बाद भी देश की सेवा जारी रख सकें। नागरिक क्षेत्रों, राजनीति, अर्थव्यवस्था के साथ साथ राज्य और नगरपालिका प्रशासन में भी। इसके बाद व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन की सेनाएं सभी मोर्चों पर पीछे हट रही हैं, इसलिए कीव ने रूसी शहरों पर हमले का रास्ता चुना। मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, सीधा कहूंगा, सुनिए, ये दिलचस्प तर्क है। रूस पिछले 5 सालों से पूर्ण पैमाने के युद्ध में शांतिपूर्ण शहरों व नागरिक बुनियादी ढांचे, अस्पतालों, प्रसूति गृहों और रिहायशी इमारतों पर मिसाइलें दाग रहा है और बुनियादी ढांचे को नष्ट कर रहा है, बिजली घरों पर हमला कर रहा है, वगैरह वगैरह। और पुतिन की तर्क के अनुसार इससे यह साबित नहीं होता कि रूस हार रहा है, लेकिन जब यूक्रेन की सशस्त्र सेनाएं रूसी शहरों पर हमला करना शुरू करती हैं, तो वो कहते हैं, देखो, यही तो हारने की निशानी है। देखिए, जैसे ही वे हारने लगते हैं, वे शहरों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। और अगर इसी तर्क से देखें तो क्या इसका मतलब नहीं निकलता कि रूस पूरे 5 साल की इस व्यापक युद्ध में हार रहा है?
या फिर ऐसा ही है? जिनके पास थोड़ी भी आलोचनात्मक सोच है शायद वे सोचेंगे और कहेंगे रुको, ये कैसी तर्क है? लेकिन ये सब तो हमने पहले भी सुना है। इसके बाद व्लादिमीर पुतिन ने दिलचस्प बयान दिया। उनके अनुसार यूक्रेन रूस के अंदर असंतुष्ट रूसियों की सफलतापूर्वक भर्ती कर रहा है ताकि वे तोड़फोड़ कर सकें। पुतिन ने इन रूसियों को अलग थलग कहा, लेकिन पुतिन ने इसकी शिकायत पश्चिम से की कि आखिर यूरोप और अमेरिका कैसे ये होने दे रहे हैं कि यूक्रेन की खुफिया एजेंसियां रूसियों की भर्ती कर रही हैं। ये सुनिए। हमें रणनीतिक हार देना या युद्ध के मैदान में हराना उनके लिए संभव नहीं है। वे राजनीतिक स्थिति को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, देश के अंदर अशांति फैलाना चाहते हैं। ये भी उनके बस की बात नहीं है। वे कीव शासन को प्रोत्साहित करना जारी रखते हैं, जिसे उन्होंने रूस के खिलाफ संघर्ष में एक औजार के रूप में चुना है, यूक्रेनी जनता की परवाह किए बिना। और ये शासन तो पूरे मोर्चे पर पीछे हट रहा है और इसलिए वो खुलकर आतंकवादी गतिविधियों पर उतर आया है। और भला क्या कहा जा सकता है जब जानबूझकर आम नागरिक ठिकानों पर हमले किए जाते हैं और हमारे देश के भीतर खुलेआम गद्दारों की भर्ती की जाती है तोड़फोड़ और आतंकी हमलों के लिए। पश्चिम इन सब बातों को अनदेखा करना ही पसंद करता है, नज़रअंदाज करता है, और ठीक उसी समय हमारे ही खिलाफ नई अवैध में जोर देकर कहता हूँ पाबंदियां लगाता है। यूनाइटेड रशिया पार्टी के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पश्चिम रूस को सैन्य रूप से नहीं हरा सकता, इसलिए अब दूसरे तरीकों का सहारा ले रहा है। उन्होंने कहा कि रूस को परखा जा रहा है और उससे एक वैश्विक कारक के रूप में छुटकारा पाने की कोशिश हो रही है, जैसे वो हमेशा बुराई के रास्ते में रहा हो। बुराई के रास्ते में खड़ी नहीं हो सकती। ये बात पुतिन ने देश में कही थी, जो 4 साल से ज्यादा समय से अपने पड़ोसी देश के खिलाफ आक्रामक युद्ध लड़ रही है। और इसी के बीच पुतिन ने 2026 को रूस की जनता की एकता का वर्ष घोषित किया। यही फॉर्मूला क्रेमलिन यूक्रेन के खिलाफ युद्ध जारी रखने को सही ठहराने के लिए इस्तेमाल करता है। लेकिन सबसे मजेदार था रूसी संघ के मुख्य शराबी दिमित्री मेदवेदेव का भाषण देखना, जो आए और फिर से रूसियों को उज्जवल भविष्य का वादा किया अगर वे यूनाइटेड रशिया पार्टी के लिए वोट करेंगे। और अब मेदवेदेव फिर से वादा कर रहे हैं, ये तो 9वीं बार है ना? रूसियों से हर गांव में बिजली और गैस का वादा कर रहे हैं। तीसरी चुनौती हमारे देश के क्षेत्रों के असमान विकास से जुड़ी है। ये भी हमारे यहां एक स्पष्ट समस्या है। हर रूसी परिवार को चाहिए आरामदायक जीवन के लिए प्रयास करना चाहिए। इसमें सस्ती आवास और आधुनिक शहरी वातावरण, गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं और सुरक्षित सड़कें शामिल हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बात सिर्फ महानगरों की नहीं है, बल्कि हमारे देश के गांवों और दूर दराज के इलाकों की भी है। अभी बहुत कुछ करना बाकी है। इस एपिसोड में मैं यूरोप और डोनाल्ड ट्रंप के साथ उसके संबंधों पर बात करना चाहता हूं। कल अपने टेलीग्राम चैनल पेची न्यूज पर, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, मैंने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का एक बयान प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने इमैनुअल मैक्रों का समर्थन करते हुए डोनाल्ड ट्रंप से संबंध तोड़ने और यूरोप की रणनीतिक स्वायत्तता के निर्माण की ओर बढ़ने का आह्वान किया। उस यूरोप के बारे में सोचें जिसे हमें बनाना है। यह स्पष्ट है कि केवल एक प्रमुख वाणिज्यिक नियामक मंच होना अब पर्याप्त नहीं है। हमें रणनीतिक स्वायत्तता, औद्योगिक क्षमता, तकनीकी संप्रभुता व वित्तीय शक्ति चाहिए। यूरोप को अपनी भू राजनीतिक और भू आर्थिक ताकत का उपयोग करने को तैयार रहना चाहिए। हम ऐसा यूरोप चाहते हैं जो अपनी ऊर्जा मुख्य रणनीतिक मुद्दों पर केंद्रित करे जहां सहयोग जरूरी है। ये द गार्डियन के एक शानदार लेख का विषय है, जिसमें कहा गया है कि खासकर पूर्वी यूरोप के देशों में अंकारा में नाटो शिखर सम्मेलन से पहले, जो 8 जुलाई को होगा, रूस पर संभावित हमले को लेकर अमेरिका की प्रतिक्रिया को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। पोलैंड और बाल्टिक देश ऐसी स्थिति के लिए तैयारी कर रहे हैं जहां अमेरिकी सैनिक रक्षा में शामिल न हों।
इस लेख के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस लौटने के बाद पूर्वी यूरोपीय राजधानियों में लोग चर्चा कर रहे हैं कि अगर रूस हमला करे और अमेरिका शामिल ना हो तो क्या होगा। जैसा कि द गार्जियन लिखता है, मई के मध्य में टालिन में एक बैठक के दौरान अमेरिकी उप विदेश मंत्री थॉमस डिनानो से सीधे पूछा गया कि अगर रूस बाल्टिक देशों पर हमला करता है तो क्या अमेरिकी सैनिक शामिल होंगे। अमेरिकी अधिकारी कुर्सी पर अपनी जगह बदलते रहे और उनका जवाब अस्पष्ट था और उसमें हां शब्द नहीं था। सार्वजनिक रूप से इस क्षेत्र के राजनेता निश्चित रूप से ऐसे विषयों से बचते हैं। वे कहते हैं कि हमें आग में घी नहीं डालना चाहिए। ऐसा ही एक मंत्र नाटो के पूर्वी हिस्से के कई देशों के मंत्रियों ने इंटरव्यू में दोहराया, लेकिन सभी आपस में चर्चा करते हैं। यह रोचक है कि लिथुआनिया की पूर्व रक्षा मंत्री दाविला शाक्लिये ने यूरोप और अमेरिका के संबंधों की तुलना की एक ऐसी बिगड़े हुए परिवार से जहां तलाक संभव नहीं है। द गार्जियन के एक पत्रकार ने स्थिति को और स्पष्ट किया। अगर आपके पिता अचानक पीना शुरू कर दें और अजीब व्यवहार करें तो क्या करें? समझना मुश्किल है कि कैसे व्यवहार करें। द गार्जियन के अनुसार पहले परेशान करने वाले संकेत फरवरी 2025 में ही मिल गए थे, ट्रंप के दूसरे कार्यकाल शुरू होने के 1 महीने से भी कम समय बाद। फिर अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेट ने ब्रुसेल्स में नाटो मुख्यालय में कहा कि सुरक्षा अब वॉशिंगटन के लिए प्राथमिकता नहीं होगी। यूरोप को खुद ही पहल करनी होगी और अपनी रक्षा के लिए खुद भुगतान करना होगा। और अब पोलैंड के विदेश मामलों के प्रमुख राडोस्लाव सिकोर्स्की ने आज कहा कि यूरोप में अमेरिकी सैनिकों की संख्या में कुछ कमी अब अनिवार्य है। और वे भविष्यवाणी करते हैं कि अंतिम परिणाम ये नाटो 3.0 अवधारणा होगी या नाटो मार्क 3। यूरोप इसकी अधिकांश जिम्मेदारी लेगा और संयुक्त राज्य अमेरिका सीमा पार का एक तरह का सहयोगी होगा। ये उनका उदाहरण है और यही यूरोप के लिए सबसे खतरनाक पारदर्शिता छुपी हुई है। कोई नहीं जानता कि संयुक्त राज्य और यूरोप के बीच संबंधों की असली स्थिति क्या है जब तक कि हम पेंडोरा का पिटारा नहीं खोलते, जब तक नाटो को सैन्य रूप से परखा नहीं जाता और जब तक रूस वास्तव में हमला नहीं करता। उस समय तक बहुत देर हो चुकी होगी जब यूरोप वास्तव में रणनीतिक रूप से आत्मनिर्भर बन जाएगा। मैं कई बिंदु रखूंगा, अपनी राय और निष्कर्ष कमेंट में लिखें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें। और अगर आप इस YouTube चैनल के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक और विवरण का इस्तेमाल करके किसी भी डोनेशन के साथ ऐसा कर सकते हैं। बस इतना ही, अपना ख्याल रखें। अलविदा।